हाँ बेटा, तो आई थिंक सवाल पढ़ लिया होगा, हम भी पढ़ा देते हैं एक बार। तो लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड एक एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, विद प्रोजेक्टेड लाइफ ऑफ 8 ईयर्स। इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट है 120 लाख रुपए की, लेकिन साथ ही साथ वर्किंग एक एडिशनल इक्विपमेंट भी लगेगा 10 लाख का। वर्किंग कैपिटल तो नहीं है, एडिशनल इक्विपमेंट भी है 10 लाख का, लेकिन अभी नहीं लगेगा, तीसरे साल की शुरुआत में लगेगा। तीसरे साल की शुरुआत का मतलब दूसरे साल का अंत होता है, तो ऐसे बोलेंगे कि दूसरे साल के एंड में लगेगा, ठीक है। तो दो खर्चे हैं, 120 लाख तुरंत और 10 लाख दूसरे साल के एंड। फिर 8 साल बाद जो ओरिजिनल इक्विपमेंट है, मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है, इसकी रिसेल वैल्यू इक्वलेंट टू होगी कॉस्ट ऑफ रिमूवल, मतलब कुछ बचेंगे नहीं कुल मिला के, जितने में बिकेगा 1 लाख 2 लाख में, उतना ही उसको खर्चा हो जाएगा रिमूव करने में, मतलब कोई सैलवेज वैल्यू नहीं इनडायरेक्टली। लेकिन जो एडिशनल इक्विपमेंट है ये आखिरी में क्या होगा, 1 लाख का बिक जाएगा, तो कुल मिला के सैलवेज वैल्यू 1 लाख, ठीक है। वर्किंग कैपिटल भी लगेगी 15 लाख की। वर्किंग कैपिटल बताया था इंटरमीडिएट में भी, फिर से बता देते हैं। वर्किंग कैपिटल एकदम दो धारी तलवार होती, शुरुआत में आउटफ्लो लगेगा, पैसा खर्च होगा, स्टॉक वगैरह में डेटा वगैरह पैसा ब्लॉक करोगे, तो जब व्यापार बंद करोगे तो वहां से रिलीज हो जाता है। तो वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो में भी आएगा जीरो पीरियड में, और एंड ऑफ द लाइफ इनफ्लो में भी आता है ना, आउटफ्लो में भी आएगा और इनफ्लो में भी आएगा, वो ध्यान रखना है। हाँ, इनफ्लो में कितना आएगा, अगर सवाल कुछ ना बताए तो जितना वर्किंग कैपिटल लगाया था पूरा इनफ्लो लेते हैं, और सवाल कुछ बताता है सवाल का कहना मानो, जितना कहे उतना कहो। तो आउटफ्लो तो 15 ही लेंगे, लेकिन इनफ्लो में खुद सवाल बताएगा कितना आपको लेना है। अगर कुछ नहीं बताया जाएगा तो फुल वैल्यू ले ली जाती है, अगर कुछ ना दे रखा हो तो। फिर प्लांट की फुल कैपेसिटी है 4 लाख यूनिट बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन हम लोग सेल के हिसाब से करते हैं। पहले साल कम माल बिकेगा तो 20% बनाएंगे, दूसरे साल 30% बनाएंगे, तीसरे चौथे और पांचवें हर साल 75-75% बनाएंगे, छठवें सातवें और आठवें साल में कितना बनाएंगे, 50% बनाएंगे एनुअल प्रोडक्शन का। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपए का है। प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो मतलब पीवी रेशियो 60% का है, तो 100 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी हमें 60 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा पर यूनिट, ठीक है। कितने का मिलेगा, 60 रुपीज पर यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा। फिक्स कैश वाली कॉस्ट जो है वो 16 लाख रुपए की है, और इसके अलावा एडवर्टीजमेंट में भी पैसे खर्चा होंगे, पहले साल 30 लाख रुपए, दूसरे साल 15 लाख, और ऐसा ऐसा करके दे रखा है। टैक्स रेट आपका 40% है। एसएलएम मेथड से आपको डिप्रेशन निकालना है। 15% आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेनी है, और आप बताना है अल्टीमेटली कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाए या एक्सेप्ट ना किया जाए, ठीक है। तो कहानी आई थिंक समझ में आ गई हो, तो आओ करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कई सारे कैश आउटफ्लो हैं तो फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक जीरो पीरियड में आपका कैश आउटफ्लो होगा 120 लाख का, जिसमें आप क्या खरीदोगे, ओरिजिनल इक्विपमेंट लिख ही देते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट खरीदोगे, जो कि पड़ेगा कितने का, 120 लाख। जीरो ही पीरियड में एक और खरीदोगे एडिशनल इक्विपमेंट, जो कि पड़ेगा कितने का, 10 लाख, ठीक है। दूसरे साल में पहले जीरो पीरियड का एक और लिख देते हैं जो वर्किंग कैपिटल लगेगी। जीरो पीरियड में ही एक वर्किंग कैपिटल लगने वाली है 15 लाख, और दूसरे साल के एंड में जो यहाँ ईयर लिखे जाते हैं वो हमेशा ईयर के एंड होते हैं, ठीक है। ईयर के क्या होते हैं, एंड होते हैं। दूसरे साल के एंड में हमारा एक एडिशनल इक्विपमेंट लगेगा जो कि होगा 10 लाख। डिस्काउंटिंग फैक्टर पकड़ लो, 15% रेट से जीरो पीरियड का ऑलवेज 1 होता है,
और दूसरे साल के एंड का दे नहीं रखा, निकाल लो 15% के रेट से। तो ये हो गया 756, मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ जाएगा, ये हो गया 120 लाख, ये हो गया 15 लाख, और ये हो गया आपका कितना 7.56 लाख। सम कर दो तीनों का 100, ये हमारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट। इसके बाद अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेते हैं। चाहे ऐसे ऐसे करके बनाओ, चाहे ऐसे ऐसे करके बनाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बनाएंगे तो कॉलम थोड़े ज्यादा बनेंगे। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट, चलो ऐसे ही से बना लेते हैं। ईयर 1 2, अब 3 4 5 चाहे अलग अलग लिखो और चाहे 3 से 5 इकट्ठा लिख देना। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे। इकट्ठा लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका, हाँ बेटा 6 to 8 आउटपुट 4 लाख बना सकते हो, लेकिन पहले साल 20% बना रहे हो, तो 4 लाख का 20% हो गया 80,000। 4 लाख का 30% हो गया 1,20,000। 4 लाख का 75% हो गया 3 लाख, और 4 लाख का 50% हो गया 2 लाख। ठीक है, इससे निकाल लो आप टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 60 रुपीज। 60 रुपये तो समझ जाओगे ना, 100 का 60%, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, हाँ 48 लाख। वैल्यू लैक्स में ही लिख रहे हैं, बड़ा ज्यादा हो जाएगा, लाखों में लिखें। 72 लाख, 180 लाख और 130। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन के बाद जो फिक्स कॉस्ट लग रही है वो 16 लाख लग रही है पर एनम की। ये अपनी 16 लाख की लगेगी। और एक और लग रहा है आपका क्या, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जो कि 30 15 10 4। ठीक है, ये हो गए आपके। अब यहां अगर सही समझो तो क्या लिखा था, फिक्स ऑपरेटिंग कैश कॉस्ट, इसका मतलब इसमें डिप्रेशन शामिल नहीं, तो डिप्रेशन पहले माइनस भी करना पड़ेगा और वापस ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब अच्छी बात है कि डिप्रेशन चलो एसएलएम मेथड से लगा रहा है। ठीक है, तो मशीन आपने खरीदी थी कितने की, 120 लाख की, और एक एडिशनल भी खरीदा था, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको सबका। ठीक है, तो डिप्रेशन थोड़ा केयरफुली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बेटा ये लिखा है, फिक्स कैश कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी है, फिक्स कैश कॉस्ट दे रखी है, मतलब ऐसी फिक्स कॉस्ट जो कैश में खर्चा होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब कैश लिखने की वजह से हमें पता चल गया इसमें डिप्रेशन जुड़ा नहीं, तभी तो पता चला। तो इसका मतलब डिप्रेशन आपको पुनः अलग से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालेंगे डिप्रेशन, ओल्ड वाले का अलग निकालोगे, मतलब जो ओरिजिनल खरीदा है उसका अलग निकालोगे, और नए वाले का अलग से निकालोगे। नए वाले का लेकिन तीसरे साल से चालू हुई है, ओरिजिनल वाले का पहले साल से चालू हुआ। तो ओरिजिनल खरीदे थे 120 लाख का, और लाइफ कितनी थी 5 साल, तो निकालो भैया, 5 नहीं थी 8 थी।
ठीक है, तो 120 डिवाइड बाई 8 करना मांगता है, 15 लाख आ रहा ओरिजिनल डिप्रिसिएशन। ठीक है, बहुत ही ध्यान से। तो डिप्रेशन का अभी नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे, लेकिन अभी समझ पा रहे होगे कितना आएगा। पहले साल भी 15, दूसरे साल भी 15, तीसरे साल से ओरिजिनल जो एडिशनल खरीदे उसका और लगेगा। तो एडिशनल कितने खरीदे थे, 10 का, लेकिन उसमें एक सैलवेज वैल्यू भी है। तो 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, 8 ना कर देना। तीसरे साल जब चलना शुरू करोगे तो 3 4 5 6 7 8, 6 7, 1.5 लाख आएगा। तो 15 तो उसका लगता ही रहेगा, 1.5 और, यानी कि अल्टीमेटली 16.5 हो गया। बाकी वर्किंग नोट बनाएंगे, वहां से देख लेना कैसे कैसे कैलकुलेशन। फिर अब इस टोटल कंट्रीब्यूशन में से तीनों खर्चा माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, माइनस करो, बताओ कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस का 13, तो 13 लाख आ रहा है माइनस का, 26 लाख, 137.5 लाख, 83.5, 40% चला जाएगा टैक्स। तो सीधा निकाल लो क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पे वही गेम, अगर इनकम टैक्स कहना माने तो पहले साल कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये माने कि आपके कौनो और व्यापार या किसी और हेड में कोई इनकम नहीं, ठीक है, जैसा कि एक सवाल में तुम लोगों ने किया था अभी तो पहले भी, तो इस सवाल में अगर कुछ होता तो खुद ही तुमको बताता, नहीं बता रहा है तो इसका मतलब क्या है, यही असम्पशन चलेगा कि कौन और व्यापार नहीं है, इसलिए पहले साल कोई टैक्स नहीं जाएगा। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी क्या रहेगा, यही रहेगा। दूसरे साल टैक्स जाएगा लेकिन 26 पे नहीं लगेगा, 13 लाख पे लगेगा। तो 13 लाख पे टैक्स निकालना है और फिर 26 लाख से घटा के लिखना। इसका भी अलग से वर्किंग नोट बना देंगे। 20.8 माइनस करने के बाद बता रहे हो फाइनल, 20.8 आ रहा है, तो 20.8, 13 लाख का 40%, 5 20 आया, उससे माइनस करोगे 20 80 आएगा। ठीक है, इन लोगों ने गलती से पूरे पे ही निकाल दिया 26 लाख पे, पहले साल नहीं दी, दूसरे साल 26 पे दे दी। हाँ बेटा, अगला कितना आ रहा है, अब इसमें 40% सीधा माइनस करो दोस्तों, तो बचा नहीं, 82.5 लाख बचा दो। और इसमें डिप्रेशन वापस जोड़ लो तो कैश इनफ्लो आ जाए, 2 लाख, निन्यानवे। ठीक है, इनको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो 15% वाले, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाए। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिकरिंग कैश इनफ्लो। किताब सब बता रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, 3 to 5 में भी डिस्काउंटिंग फैक्टर भी लिखवा दो, आधे बच्चे वो नहीं कर पाएंगे ना। पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.870, दूसरे साल का 756, यहाँ तीसरे चौथे और पांचवे का सम लिखना है। ठीक है, तो कैसे किया जाता है, 5 साल का पीवीएफ निकाल के ये दोनों माइनस कर देना, बचे हुए का आ जाएगा। ठीक है, 2 साल तक कर लिया,
तीसरा चौथा पांचवा, पांचों का सम कर लोगे, 3.325 आ रहा है, उसमें से ये दोनों माइनस कर दो तो बचा हुआ तीसरा चौथा और पांचवें साल का हो जाएगा। अगर इसमें से माइनस करते हैं तो इसका जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 1.726। और ऐसे अगर यहाँ का निकालना है ना, तो 8 का निकाल के शुरुआत के 5 का माइनस कर देना, रिमेनिंग आ जाएगा। या फिर अलग रफ में लिख के जोड़ लेना, जैसा तुम्हारा मन करे। क्या वो नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, जिनका ना आ पाए 8 साल के पहले लिख लेना रफ में, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले का यहाँ लिख देना, दूसरे का यहाँ लिख देना, 3 से लेके 5 का जोड़ के यहाँ लिख देना, और 6 से लेके 8 का जोड़ के यहाँ लिख देना, अब आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है छोटे बच्चों के लिए, स्मॉल प्लेयर्स के लिए ऐसे निकाला जाता है। हाँ बेटा, यहाँ कितना आया? 1.135। चलो अब मल्टीप्लाई करके सबका सम बता दो, कितना आया तुम्हारा? 275। सब करने के बाद 275.32 बताया जा रहा है ओवरऑल लाखों में। ये आ गई हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिकरिंग कैश इनफ्लो। इसमें ऐड करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो। ठीक है, टर्मिनल कैश इनफ्लो दो मिलेंगे, एक तो वर्किंग कैपिटल आपको फ्री होके मिल जाएगी। ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल फ्री होके मिल जाएगी, जो कि 15 लाख की होगी वर्किंग कैपिटल, और प्लस 1 लाख और मिलेगी सैलवेज वैल्यू। तो टोटल 16 लाख आएगा आखिरी साल। तो 15 साल 15% के रेट से लास्ट ईयर का जब निकालोगे, कोई बात नहीं, इतनी चवन्ने ठंडी की बात नहीं करते। 275 27 लिख दें, डिसीजन प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, यहीं पे तुम जीत गए ना, कि कॉस्ट तो खर्चा हो रही सिर्फ 142 ना। प्रैक्टिकल लाइफ में यहीं पे आप ही काम बंद कर देता, कहता ठीक करी दो बात खत्म, कहेगा आगे क्या माथा बच्ची करे। लेकिन एग्जाम में नहीं कर सकते, एग्जाम में आपको सब एक एक चीज करके आनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में होता ना, गेम खेल रहे हो तो हार रहा होता, आदमी कहता भाई हार जीत गए, तुम जीत के जाओ। लेकिन रियल में मैच चल रहा होता है, आखिरी बॉल तक खेलना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, चाहे 500 रन से हारे लेकिन पूरा खेलना पड़ेगा एक लास्ट बॉल तक। बीच में मैच नहीं कर सकता, नहीं भैया तुम जीत के जाओ, सरेंडर नहीं कर सकते, वहां खेल के दिखाना पड़ेगा, आप पूरी बेइज्जती करवानी पड़ेगी अपनी हार की। तो 16 इंटू लास्ट ईयर का करो बेटा, 8वें साल का कितना आया? नहीं, लास्ट ईयर का वो डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आया? 327। मल्टीप्लाई कर दो 16 इंटू 327 मतलब 0.327, कितना? 5.23 लाख। अब इनको ऐड कर दोगे, ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लो 280.50 माइनस कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो शुरुआत में ही निकाल लिए थे 142.56, तो ये आ जाएगी एनपीवी 137.94 लाख। कई जगह कैलकुलेशन एरर कर रखी बुक में, तो उसके चक्कर में ना पड़ना। तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, सिंस एनपीवी इज, ठीक है। एक तो कैलकुलेशन वाली बातें हैं तो यहाँ वर्किंग नोट में बना के दिखा देते हैं। पहला है भैया डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल इक्विपमेंट, ठीक है। तो 120 लाख की सैलवेज वैल्यू कुछ नहीं है, और लाइफ इसकी कितनी थी? 8 ईयर, तो इसका डेप्रिसिएशन निकलेगा 15 लाख। डेप्रिसिएशन ऑन एडिशनल इक्विपमेंट 10 लाख का आएगा, सैलवेज वैल्यू 1 लाख है,
और उसका तीसरे साल की शुरुआत का खरीदोगे तो 6 साल चलेगा, तो उसका डिप्रेशन 1.5 लाख। तो ऐसे करके वो 16.5 लाख की फिगर तुमको मिल रही। तो तीसरे साल से डिप्रेशन इस तरीके से 16.5 लाख हो गया था, और पहले दूसरे साल 15 लाख हो गया था। तो वो समझ में आ रहा होगा कि ये फिगरें कहाँ कहाँ से निकल के आई। दूसरा, टैक्स। ठीक है, तो टैक्स ऑफ ईयर 1, टैक्स ऑफ ईयर 2, टैक्स ऑफ ईयर 3, टैक्स ऑफ ईयर। पहले साल टैक्स नहीं लाएगा, सिंस प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज। दूसरे साल जो टैक्स आएगा, ठीक है, प्रॉफिट हुआ था 26 लाख का, इसमें 13 का लॉस क्या कर रहे हो आप, सेट ऑफ कर रहे हैं पिछले साल का। सेट ऑफ करने के बाद बचा 13 लाख, और उसका 40% निकालना है, तो ये आएगा 5.2 लाख। तो जो भी ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे, इनमें से ये वाले टैक्स माइनस किए जा रहे हैं, तो ये आफ्टर टैक्स निकलेगा। तीसरे साल में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 137.5, इसका 40%। और चौथे साल में जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 83.5, इसका 40% टैक्स निकाला जा रहा। तो जिनको टैक्स में कोई दिक्कत होगी तो ऐसे समझ लेंगे कैसे कैसे टैक्स का अमाउंट निकला। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकला होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रहे, टैक्स की फिगर नीचे दिख रही, माइनस कर करके यहाँ लपेट देंगे। हाँ बेटा, कहाँ, अच्छा ये कर दें, ये कहना चाह रहे हो, ये कर दें। ठीक है, तो सवाल देखो देखने में बड़े होते हैं, वरना करने में देखो तो एक ही पन्ने में खत्म हो गया। लगता है कि बहुत काम होता है, काम वाम कुछ नहीं होता, सही से करोगे तो फिर काम कम होता है। सेम कहाँ लग रहा है सवाल सर, तो फिर तब तो तुम्हारे लिए बहुत आसान, समझ रहे हो, तब तो तुम्हारे लिए काम बहुत आसान होगा। अगर सबका सेम ही लग रहा है तुम्हें तो कितना आसान काम हो गया। बाकी सबको तो सेम नहीं लग रहा है, ये प्रॉब्लम है कि हर सवाल में कुछ नया आ जा रहा है, और तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो फिर लड्डू बांटो, समझ रहे हो। फिर तो कितनी अच्छी बात है कि तुम्हें हर सवाल एक ही जैसा लग रहा है, तब तो एक दो लगा लोगे एक ही जैसे, बाकी लगा लो, क्या दिक्कत। बाकी छोड़ दे, फिर लगा लो, खत्म करें। किस बात की, अच्छा, तो दे भाई पार्टी दे, ऑर्डर करो, अभी टाइम है थोड़ा सा, खा पी लेंगे हम लोग। कह रही हम ही को फंसाते रहते हैं बाहर में लोग। ये सवाल होमवर्क लिखो, 8वां वाला होमवर्क में लगाना। वही था, प्रोजेक्ट डिविजिबल हो इंडिविजिबल हो कैसे करेंगे, तो सब तुम्हें आता है, तो आ चुका है अब। तेला घर पे लगा लेना, 8th वाला होमवर्क रहेगा। और कुछ और मस्त सवाल कर लिए जाए। यही वाला देख लो, क्वेश्चन नंबर 7। 7 तो जल्दी हो जाएगा, थोड़ा बड़ा देखें। 9th देखो, 9th। एक बार सवाल पढ़ना मांगता है।
एसएफएम की स्कैनर कितने लोग की आनी थी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, अंशुमान ज्ञानी होगी 7, साक्षी ज्ञानी होगी 8 है। 8 9 आनी होंगी। ऐसा करके 10 बोल देते हैं, एसएफएम में कहाँ कुछ चेंज हो जाएगा। बोल दिए आ जाएगी 1 2 दिन में। चलो वापस आ जाते हैं बेटा। कह रहा है एक प्रोडक्ट करंटली मैन्युफैक्चर कर रहे हो एक मशीन से जो अभी फुल्ली डेप्रिसिएट नहीं हुई है टैक्स पर्पस के हिसाब से, उसकी बुक वैल्यू कितनी पड़ी हुई है? 70,000। इसको परचेज किया था आपने 20 साल पहले 2,10,000। ठीक है, तो आज तक मतलब कितनी डेप्रिसिएट हो गई है देख लो। 2,10,000 खरीदे थे, घट घट के 70 बची। तो इसका मतलब इतने साल में 1,40 डेप्रिसिएट हुई 20 सालों में। तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना लगाया गया निकाल सकते हो, 7,000। तो पुरानी मशीन 7,000 से हर साल डेप्रिसिएट हो रही है, उसका डेप्रिसिएशन निकाल लिया आपने 7,000 पर ईयर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज फॉलोज, पुरानी मशीन से लगाते हैं तो ये कॉस्ट आ रही है। फिर पास्ट में 10,000 यूनिट आप पास्ट ईयर में प्रोड्यूस करते थे। फिर कह रहा है अगर सूटेबल रिपेयर करा लिया जाएगा, ठीक है, तो ओल्ड मशीन भी चलती रहेगी। तो रिपेयर की कॉस्ट आएगी 75,000 सालाना, ठीक है, 75,000 ईयरली आएगी। एन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैज ऑफर टू एक्सेप्ट द ओल्ड मशीन एज अ ट्रेड फॉर अ न्यू इक्विपमेंट, और नई मशीन देगा आपको 420 में। तो यही है कि ओल्ड मशीन आप क्या कर रहे हो, बदल रहे हो, नई मशीन से बदलना चाह रहे हो, तो रिप्लेसमेंट टाइप का डिसीजन हो गया। पुराने इक्विपमेंट का क्या होगा, 1,05,000 रुपए। तो अभी बुक वैल्यू 70 की है लेकिन ले कितने में जाएगा, 1,5 में। तो कैपिटल गेन भी होगा, उसका भी कंसिडरेशन करेंगे, देखेंगे क्या है कैसे। तो जब नई मशीन लगा दोगे तो आपकी कॉस्ट ये आएगी बनाने की, पुरानी मशीन से ये आ रही थी। एक लाइन ये समझ लो, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑफ द अदर डिपार्टमेंट। तो जो फिक्स ओवरहेड लिखा है वो इस डिपार्टमेंट का खर्चा ही नहीं है, और डिपार्टमेंट का खर्चा जिसको एलोकेट यहाँ किया गया है। ठीक है, इसको एलोकेट क्या किया गया है, यहाँ किया गया है। तो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट को हम लोग कंसीडर करते ही नहीं है कोई भी डिसीजन लेने में। इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम ही है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जहां पे कोई डिसीजन लेना होता है वहां पे एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट नहीं लेते हो। हमेशा जो फिक्स कॉस्ट आपको लेनी होती है वो इंक्रीमेंटल लेनी होती है कि इस डिसीजन में क्या कुछ एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लगेगी नहीं लगेगी। पहले से जो एलोकेटेड होती है वो कभी भी कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। तो इस सवाल में ये जो फिक्स कॉस्ट है इसको मारेंगे हम लोग इग्नोर फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन की रिप्लेसमेंट करें या ना करें। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट किसी भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं होती। ये रिलेवेंट कॉस्ट में भी लिखा था कि अगर एलोकेटेड है तो इग्नोर करते हैं। हाँ बेटा, संक कॉस्ट नहीं होती है वो, ठीक है, संक कॉस्ट नहीं। संक कॉस्ट तो डी हुई कॉस्ट होती है जो पहले खर्चा कर चुके हो डिसीजन लेने से पहले। इररिलेवेंट बोल सकते हो, संक नहीं। संक कॉस्ट इररिलेवेंट कॉस्ट के हिस्से में आती। संक कॉस्ट इज अ एग्जांपल ऑफ इररिलेवेंट कॉस्ट। इररिलेवेंट कॉस्ट एक ब्रॉड हेडिंग है, उसके अंदर संक कॉस्ट आती है। ठीक है, तो जो फिक्स रेट कभी भी एलोकेटेड वाले होंगे, वो चाहे कॉस्ट का सवाल लगा रहे हैं चाहे एफएम का सवाल लगा रहे हैं, जहां पे कोई डिसीजन लेना होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो इसको मारेंगे हम लोग भैया इग्नोर। हाँ, लेकिन जो नई वही मशीन लगाओगे उसका डेप्रिसिएशन वगैरह देखेंगे, क्योंकि नई मशीन लगाओगे डेप्रिसिएट होगी, नहीं लगाओगे नहीं होगी, तो इंक्रीमेंटल वो देखेंगे हम लोग। फिर देखो, ओल्ड मशीन अगर बेची जाए तो 50 में बिकेगी, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम बेच रहे ही कहाँ हो, तुम तो रिप्लेस करने का डिसीजन ले रहे हो, तुम्हारे पास तो बेचने वाला ऑप्शन है नहीं ना।
सवाल तुमसे क्या कह रहा कि रिप्लेस करें कि ना करें, आखिरी में यही पूछेगा कि नया मशीन परचेज करनी चाहिए उसको रिप्लेस करके कि नहीं परचेज करनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर कह रहा है कि ये मोबाइल तुम बेच के, प्रियम की दुकान में ऐसा होता है, इनके पापा अगर कहें कि भैया अंगूठी बेची हो, पैसा ले हो तो 50 दे दे, और अंगूठी बेचोगे कुछ और सामान लोगे तो फिर 1,05,000 इसका हम माइनस कर देंगे, ये कही रहा है सवाल। समझ रहे हो कि अगर ओल्ड मशीन दे के नई मशीन लोगे तो ओल्ड मशीन का 1,05,000 लगाएंगे रेट, और अगर कहोगे नहीं नहीं भैया नगद चाहिए तो 50,000 पकड़ो निकलो यहाँ से। करेक्ट, इसलिए जो भी दुकानदार होते हैं, जैसे सोने चांदी के दुकानदार हैं ना, प्रियम के पापा हैं, बर्तन की दुकानें होती हैं, हमारे मित्र की दुकान है तो हम लोग कभी जाते हैं, अपना बैठे, कोई कस्टमर आया कहते भैया पुराना ले हो पीतल, तो कहता है बताओ पैसा ले हो कि सामान ले हो, उस हिसाब से बताइए हम। समझ लो, ये नहीं कहता उससे कि उस हिसाब से बताइए, अपने मन में कहता, तो कहता नहीं नहीं पैसा ले बे, तो कहता नहीं बे 300 रुपए किलो, तो कहता है सामान लेंगे तो कहेगा 400 रुपए किलो इसका देंगे, क्योंकि सामान में कमाएगा। तो इसलिए जब भी कोई ओल्ड सामान रिप्लेस कराने जाते हो तो इस बात का मैटर होता है। इसलिए देखो, जब आप कोई मोबाइल ही समझ लो तुम, अगर फ्लिपकार्ट इन सबसे मंगाओगे और रिप्लेसमेंट में डालोगे तो उसका रेट ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि आप नया प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो वहां से कुछ ना कुछ कमा। वही मोबाइल तुम ओपन मार्केट में जाओ, उससे बेचने जाओ कि भैया इसको बेचना है कितने पैसे दोगे, तो कम पैसा लगाए। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है, तो उसी सवाल में रेट भी कर रहा है। चलिए वापस आ जाइए, नई मशीन की जो लाइफ है वो कितनी है, 10 साल। सैलवेज वैल्यू है 20,000 रुपए एट दैट टाइम, तो 10 साल बाद बिकेगी तो 20,000 रुपए, 4 20 की खरीदोगे, आखिरी में 20 की निपट जाएगी। ठीक है, तो डिप्रेशन निकाल सकते हो, 4 20 -20 डिवाइड बाई 10, तो नई मशीन में डिप्रेशन निकलेगा 40,000 रुपए का। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है रिप्लेसमेंट वाला, तो इंक्रीमेंटल अप्रोच लगाओगे, तो ऐसे समझो कि पुरानी में 7, नई में 40, तो एक्स्ट्रा 33 लग रहा है, वो कंसीडर करेंगे जब हम लोग सवाल लगाएंगे। तो यहाँ अगर वेरिएबल कॉस्ट देखो तो ये सब वेरिएबल कॉस्ट है, इनका सम बताओ जरा कितना हुआ, तो इनका सम बताओ जरा कितना हुआ, यानी पुरानी मशीन से बनाएंगे तो 52.5 रुपए वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, और नई मशीन लगाएंगे तो 42 रुपए लगेगी। बनाने की लागत प्रोडक्टों की 10,000 यूनिट बनी है। और इसके बाद कुछ और ज्ञान दिया गया वो भी देख लेते हैं छोटा मोटा। ठीक है, फिगर फॉर द टैक्स पर्पस न्यू मशीन एंड बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन में बी डिप्रेसेड इन 10 ईयर। ठीक है, तो डिप्रेशन पर्पस के लिए इसकी बुक वैल्यू लोगे, आगे के 10 साल चलेगी तो 7,000 आएगा, और वैसे भी 7,000 तुमने पहले भी निकाला था, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और नई मशीन का तो अपना 40,000 निकलेगा ही निकलेगा। 10% आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और इट इज एक्सपेक्टेड टू फ्यूचर में भी 10,000 बेचोगे। ये तो पास्ट की बात थी, पास्ट की, तो कह रहा फ्यूचर में भैया 10,000 बिकी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्रेजेंट वैल्यू वगैरह दे दिया है, और आपको बताना है नया मशीन लगाई जाए ना लगाई जाए, कैसे किया जाए व्यवस्था का, तो ये बताना है। तो आओ बता देते हैं, इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेट मी चेक। पहले हमने एक आधा वर्किंग नोट बना लिया, डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन 210 की खरीदी थी, अब 70,000 की बची है, और 20 साल चला चुके हो, इसका मतलब है हर साल उस पर 7,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है। डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन 4 20 -20 डिवाइड बाई 10, हर साल 40,000, तो इससे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ गया आपका
ठीक है, कितना, 33,000 रुपये। ठीक है, या तो इंक्रीमेंटल से ऐसे लगा लो या फिर ऐसा कर लेना, अलग ही अलग कर लेते, समझने में तुम्हें थोड़ा सा आसान लगेगा, फिर इंक्रीमेंटल करते हैं। सेलिंग प्राइस दे रखा है, किसमें बेचते हो प्रोडक्ट को, नहीं दे रखा है, तो ये वाला जैसे यहाँ कर लिए थे ये काम कर नहीं पाओगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस मिसिंग। तो खर्चे खर्चे के हिसाब से गाड़ी चला पाओगे आप, समझ रहे हो। सेविंग देखोगे क्या हो रही है और उस तरीके से अपना डील कर पाओगे। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच ही लग पाएगी सवाल में, मुसीबत ये भी खुद ही। इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 33,000 रुपये का, ये समझ में आता है। अब आगे देखो भैया, अब हम निकाल रहे हैं कि हमारी क्या बचत होगी नई मशीन लगाने में, क्या मेरा फायदा होगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000 बनाते थे, पुरानी मशीन से बनाते तो 52 रुपये 50 पैसे में बनता एक, नई मशीन से लगाओगे तो सिर्फ 42 रुपये में बन जाएगा। तो इतने रुपए की बचत हो रही है, यानी पुरानी मशीन की तुलना में नई मशीन लगाते हैं तो इतना प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज्यादा आएगा। ठीक है, कितना हुआ, 1,05,000। तो एक तो ये हो गया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट, कि नए वाले में लगाने में इतनी हमारी बचत हो रही। ये नाम ज्यादा पसंद आएगा तुम लोग को, तो यही लिख रहा हूं, सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट। ये बचत है इसलिए प्लस में लिखना, जहां घाटा होगा वहां माइनस में लिखना। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा है भैया कि पुरानी मशीन को रिपेयर कराते हर साल 75,000 जाते, और नई मशीन में ऐसा रिपेयर वाली कोई बात लिख नहीं रहा। ठीक है, तो नई मशीन लगाने में रिपेयर भी बचेगा, सेविंग इन रिपेयर कॉस्ट, जो कि 75,000 रुपए की। ठीक है, ये दो फायदे हुए इसलिए प्लस में लिखा है। लेकिन एक नुकसान है कि आपको नई मशीन में क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा डिप्रेशन लग रहा है। पुरानी वाले में सिर्फ 7 का लगता था, नई वाली में 40, तो 33 का एक्स्ट्रा लग रहा। कोई समस्या। अब इनका नेट कर दो, यही हो गया कि पुरानी मशीन की तुलना में जब नई मशीन से काम करेंगे तो कितनी सेल होगी, क्या रेवेन्यू आएगा, क्या और खर्चे होंगे, ये तो नहीं पता है, लेकिन ये पता चल गया है कि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले प्रॉफिट बिफोर की तुलना में कितना ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा क्या, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आया, 1,00,000। लेकिन ये टैक्स भरने से पहले बचेगा, अब एक्स्ट्रा कमाओगे तो एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा कमाओगे तो एक्स्ट्रा टैक्स, तो माइनस कर दोगे इस पे जो एक्स्ट्रा टैक्स आएगा, और टैक्स का रेट है कितना, तो एक्स्ट्रा कमा रहे हो 73,500 एक्स्ट्रा टैक्स में चला जाएगा। आपके पास जो इंक्रीमेंटल पैट बचेगा 73,500, और इसमें वापस अगर डिप्रेशन जोड़ लें, इंक्रीमेंटल डिप्रेशन जो कि कितने का था, 33,000 का, तो ये आ जाएगा इंक्रीमेंटल रिकरिंग कैश इनफ्लो 1,00,000। तो पुरानी मशीन हटा के नई मशीन अगर लगाते हैं तो हर साल 1,06,500 का कैश इनफ्लो क्या होगा, ज्यादा निकल के आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। इस इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं लगातार, तो मल्टीप्लाई करते हैं पीवीएफ से जो तुम्हें दे रखा है। ठीक है, अब दे रखा है उसने 9 साल का दिया है और 10वें साल का अलग से दिया है, दोनों का जोड़ लोगे तो 10 साल का बन जाएगा।
वही 6.145, 10% रेट में यही आता है। तो 6.145 10% रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिकरिंग कैश इनफ्लो आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिकरिंग कैश इनफ्लो आ जाएगी। कितना हुआ बेटा? 6,54,047, 43, 443। इसमें और ऐड कर दें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलवेज वैल्यू। सब कुछ करने के बाद नई मशीन बची होगी और 20,000 रुपए की बिकेगी। कब? आखिरी साल। तो 20,000 इंटू 15% रेट से जो आखिरी साल का हो वो दे रखा है 0.386। कितना आया? 7730 जोड़ लो तो ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लो। कितना हुआ? 6,62,163 रुपए। 6,62,163 रुपए। इसमें से अगर माइनस कर दें, और सब इंक्रीमेंटल है, माइनस कर दें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, जो वर्किंग नोट बना के निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी इंक्रीमेंटल एनपीवी। और अगर ये पॉजिटिव आ गई तो मशीन को रिप्लेस करेंगे, नहीं आई तो रिपेयर कराओ, काम चलाओ। एडवाइस लिखने के लिए 2 लाइनें छोड़ दिया, बस ये वर्किंग नोट बना ले तो सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है 4,20,000 की। रियलाइज फ्रॉम ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन 1,05,000 की जाएगी, लेकिन टैक्स कौन भरेगा? ठीक है। हाँ हाँ, टैक्स कैपिटल गेन वाला भाई कौन भरेगा? कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो अब निकालते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन टैक्स निकालने के लिए सीधा कैपिटल गेन में उतरोगे। कितने मशीन बिकी? नेट सेल कंसिडरेशन 1,05,000 में, माइनस कितनी डब्ल्यूडीवी थी इस समय? 70,000। तो ये हुआ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हुआ 35,000 का। और टैक्स रेट, कैपिटल गेन के टैक्स रेट के लिए यहीं रुकोगे सवाल में। जो टैक्स रेट होते हैं वही लिया जाता है कैपिटल गेन के एफएम के सवालों में, या तो फिर कैपिटल गेन का टैक्स तुम्हें अलग से बताए। 15, 20, 10 नहीं लेने लोगों जो कैपिटल गेन में पढ़ते हो ना। इनकम टैक्स के हिसाब से जो टैक्स रेट होते हैं वही लिए जाएंगे यहाँ के सवाल लगाने में। ये एक सवाल का गलत फैक्टर हो जाता है, लेकिन यही करोगे। अच्छा सवाल तब होता है जब कैपिटल गेन के टैक्स रेट भी तुमको बताता या कह देता कि कैपिटल गेन टैक्स इनकम टैक्स हिसाब के निकालो, बस कर लेते हैं। तो ये एक तरीके का समझो तो ये, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है बिजनेस से इनकम हो गई एक तरीके से। ठीक है। तो टैक्स ऑन डिस्पोजल कह सकते हो उसको। तो 17,500 रुपए आया। तो 1,05,000 में 17,500 तो टैक्स में चले जाएंगे। तो आपकी जेब में क्या आएगा ये बताओ? कितना? 87,500। तो ये आ जाएगा आपका नेट कैश आउटफ्लो या इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। कितना? 3,00,000। या ऐसे भी कर सकते थे कि पुरानी मशीन का 1,5 आएगा तो 1,5 माइनस कर दो, है ना। और जो टैक्स तो क्या करें, वो भी खर्चा हो रहा है, आउटफ्लो निकाल लो, तो उस टैक्स को अलग से जोड़े कि 4,20 नई मशीन का दे रहे हैं, टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, और पुराने मशीन के 1,5 मिलेंगे।
ऐसे भी कर सकते हो, जोड़ बटोर के इतना ही आएगा, चाहे इतना दिमाग लगा लो। तो ये हो गया भैया 3,32,500 रुपये, 3,29,663 रुपये। सिंस incremental NPV is positive, hence machine should be, ठीक है। तो ये भी देखो, तो बस देखने में बड़ा लग रहा था, वरना देखो सोल्यूशन सिर्फ एक पन्ने में आया है, ठीक है। अभी तक देखो पूरा चैप्टर हुआ है और अभी हम 16 पेज में चल रहे हैं, जस्ट 16 पन्ने में आंसर आए हैं। हाँ, 4 पन्ने का पहला क्लास का भी था, तो 20 पन्ना पकड़ दो, तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एफएम के अंदर पहले ही बताया था आपको कि चारों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की नीड आपको एफएम में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे इन्होंने अभी एहतसाम ने कहा कि सारे सवाल देखने में एक जैसे लग रहे हैं, इनकी बात से कोई भी सहमत नहीं होगा, आई थिंक, है ना। भैया मोनम करें क्या बेवकूफ वाली हरकतें बता दी तुमने। तो ऐसा तो है नहीं कि हर सवाल एक जैसा हो, हर सवाल में कुछ ना कुछ नया पंच रहता ही रहता है, तो सारे सवाल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक एक करके, तभी आ पाएगा आपको मजा। ये वाला सवाल कॉस्ट में कराया था अगर याद हो तो, जिसमें मैंने कहा था इसकी क्या निकाल लोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, फिर उसको लगाओगे। और अगर नहीं याद आ रहा है तो भी सिखा देते हैं। इसका सोल्यूशन दोनों में एसएफएम में अलग दे दिया है, कॉस्ट में अलग दे दिया है, तो जाना तुम्हें एक ही सोल्यूशन के साथ पड़ेगा, दोनों के साथ तो जा नहीं सकते। एक बार सवाल पढ़ लो फिर करा देते हैं। एबीसी लिमिटेड कंटिम्पलेटिंग, कंफ्यूज हो रहे हैं, उसी में अंग्रेजी होती है कंटिम्पलेट, ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, वेदर टू रिप्लेस या फिर स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ओवरहॉलिंग ऑन इट। तो पुरानी मशीन को ओवरहॉल कराएं, ओवरहॉल होता है हैवी रिपेयर, जब आपको ज्यादा रिपेयर कराना पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरहॉल। तो ओवरहॉल कराने पड़ेंगे, और ये कोई टैक्स नहीं पे करते हैं, तो चलो टैक्स का झंझट इस सवाल में खत्म हुआ, ठीक है। और टैक्स का जब झंझट खत्म होता है तो डिप्रेशन का झंझट अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। इनकम टैक्स में, इसमें एसएफएम में ही कहा जाता है, डिसीजन मेकिंग में अगर टैक्स नहीं है तो डिप्रेशन को भी इग्नोर मारो, दोनों भाई बहन जहाँ आएंगे साथ में आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तो इस सवाल में डिप्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी इग्नोर ही करना रहेगा हम लोग को। अब नई मशीन अगर लेके आते हैं तो 1,00,000 रुपए की है, और 10,000 रुपए हर साल क्या करना पड़ेगा, 8 साल तक रिपेयर में लगाना पड़ेगा, मेंटेनेंस में कराना पड़ेगा, और 8 साल बाद मशीन 20,000 की क्या हो जाएगी, बिक जाएगी। तो अगर मतलब मशीन नहीं लगाते हैं, है ना, तो उसका क्या एनुअल कॉस्ट आएगी वो देख लेते हैं, हर साल क्या उसका खर्चा आएगा वो निकाल लेंगे, जिसको ईएसी बोलते हो, ठीक है। क्यों निकालना पड़ रहा अभी बताएंगे।
अब पुरानी मशीन को अगर रिप्लेस कराते हैं तो रिप्लेस हम अलग अलग करा सकते हैं, अभी भी बिक सकती है इमीडिएटली, 1 साल बाद भी बिक सकती है, 2 साल बाद भी बिक सकती है, 3 साल बाद भी बिक सकती है, और 4 साल बाद कबाड़ हो जाएगी, लेकिन चला 4 साल सकते हैं। यानी कुल मिला के रिप्लेस करने का टाइम 1 साल बाद भी हो सकता है, एक हो गया इमीडिएटली कि नई मशीन लगा दो बात खत्म हो गई, एक है कि पहले 1 साल पुरानी वाली चलाओ फिर नई लगाना, एक है कि पुरानी वाली 2 साल तक चलाओ फिर नई लगाना, एक है कि पुरानी वाली 3 साल तक चलाओ फिर नई लगाना, और एक है पुरानी वाली 4 साल के बाद तो नई लगा ही लेना, क्योंकि पुरानी वाली उससे ज्यादा दमदार है नहीं। टोटल हम लोग के पास क्या हो गए, 1 2 3 4 5 डिसीजन हो गए। अभी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या फिर 4 साल बाद, इसमें हमें डिसाइड करना है। तो सवाल आई थिंक समझ पा रहे होंगे। तो हमको पहली बात तो बताना है कि मशीन रिप्लेस करें, रिप्लेस का मतलब तुरंत अभी हटाएं कि ना हटाएं, ठीक है। और अगर रिप्लेस करना भी है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि किस ईयर में उसको रिप्लेस किया जाए, अभी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या 4 साल। तो इन पांचों अल्टरनेटिव में से जो बेस्ट आएगा वो तुम बताओ। तो एक है कि अभी अगर रिप्लेस किया जाए, क्वेश्चन नंबर 7, if machine is replaced now, तुरंत करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा। या इसको ऐसे लिखें, ईएसी ऑफ न्यू मशीन, तो ज्यादा ठीक लगेगा, इक्वल एनुअल कॉस्ट ऑफ ईयर, जीरो पीरियड में आपका कैश फ्लो होगा, कैश आउटफ्लो कह लें इसको, ठीक है। जीरो पीरियड में आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी, 1 लाख की आएगी, ठीक है। और डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट बताया है 15%, जीरो पीरियड का तो ऑलवेज 1 होता है। फिर इसकी लाइफ है बेटा 8 साल, और हर साल 10,000 रुपये मेंटेनेंस में खर्चा होंगे, लेकिन 1 से लेके 8 तक 10,000 रुपये किसमें खर्चा होंगे, मेंटेनेंस में खर्चा होंगे एवरी ईयर। तो 1 से लेके 8 साल तक का सम बताना है 15% के रेट से, तो ये आएगा 4.4873, और 8वें साल ये मशीन बिक जाएगी 20,000 रुपये में, तो अब पैसे आ रहे हैं तो माइनस में लिख दो, यहाँ जाने वाले पैसे ज़्यादा होते हैं, कुछ हल्का आ जाए चवन्नी ठंडी तो माइनस में लिख के उसको नेट कर देते हैं। तो ये आखिरी साल आएगा जिसकी वैल्यू होती है 3269, मल्टीप्लाई कर लोगे ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और इसको अगर PVAF से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा EAC। ये मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा हमारा 1 लाख, ये हो गया हमारा 44,873, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा हमारा 6538, सम करके शायद 1 38,355 आ रहा है, और PVEF से
डिवाइड करके बताओ कितना आया। 30, यानी नई मशीन लगाते हैं तो ऑन एन एवरेज हर साल का खर्चा 30,828 रुपए। ठीक है, नई मशीन लगाते हैं तो हर साल खर्चा कितना है, 30,828। अब ओवरहॉलिंग वाला डिसीजन ले रहे हैं कि पुरानी मशीन को क्या हम थोड़े दिन के लिए ओवरहॉलिंग करवाएं कि ना करवाएं। ओवरहॉलिंग में क्या कॉस्ट आएगी, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4। अगर मशीन को हम 1 साल और चलाते हैं तो एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट खर्चा होगी। क्या खर्चा होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल लो आप। जीरो पीरियड से क्यों बनाओगे, तो वो तो ले दे लिया ना कि अगर हम अभी रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा हर साल का खर्चा 30,828 होगा। हमें समझना है कि 1 साल अगर मशीन चलाते हैं तो हमारा क्या कॉस्ट आ रही। ठीक है, तो पहले साल 10,000 खर्चा होंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। 10,000 इंटू पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर तो कितना होता है, 15% रेट से। दूसरे साल 10 20 30 40, डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू बताओ जरा 15% रेट से। 1/1/1.11 ये हो गया था 870, ये हो गया तुम्हारा 756 658 मल्टीप्लाई करो फटाफट जल्दी से। ये हो गया 8,715, 120, 19,740। ठीक है, तो ये तो हमारा आउटफ्लो होगा एक तो। और दूसरा एक और है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि अभी अगर बेचते हो तो 40,000 की सैलवेज वैल्यू आएगी, और 1 साल बाद चलाने के बाद बेचेंगे तो सिर्फ 25 की बिकेगी। तो सैलवेज वैल्यू जो गिर गई वो भी अपना घाटा है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो मेरी, सैलवेज वैल्यू में जो गिरावट हो रही वो भी तो एक नुकसान है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिक्रीज इन सैलवेज वैल्यू, तो यहां सैलवेज वैल्यू मेरी गिर रही है 15,000 से, यहां सैलवेज वैल्यू गिर रही है और 10,000 से, यहां सैलवेज वैल्यू और गिर रही है 5,000 से, और यहां सैलवेज वैल्यू और गिर रही है पूरे 10,000 से। हाँ बेटा, उस तरीके से भी कर सकते हो, इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो। क्योंकि नेट करने में एक नुकसान ये है, क्योंकि 40,000 आते तो आज होते वो 40,000 के बराबर, और जो 15 आएंगे वो 1 साल बाद आएंगे, वो आज के 15,000 के बराबर भी नहीं है। समझ लो, नई बात समझे। नेट करते हो तो एक नुकसान ये हो रहा है कि 15 को किस डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 40,000 अगर बेचते तो आज आता, और 1 साल बाद बेचोगे तो 25 1 साल बाद आएंगे, तो दोनों का टाइम फैक्टर बराबर नहीं। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो कि यहाँ सैलवेज वैल्यू की दो निकाल सकते हो। एक हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओपनिंग सैलवेज वैल्यू, और एक हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग सैलवेज वैल्यू। फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो ओपनिंग सैलरी वैल्यू का था पहले साल के स्टार्टिंग में क्या सैलरी जो मिलती, 40,000। ठीक है, दूसरे साल में 25 की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, इन पीरियड के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सबकी वैल्यू निकाल लेनी। तो 40,000 जीरो पीरियड का वन क्या होता है, 1 होता है, 40 लिखोगे। इस वाले में 25,000, 15,000 और 10,000।
ये हमने इन ईयर के स्टार्टिंग की जो सैलवेज वैल्यू है वो लिखी, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लिखी है। ये हो जाएगा आपका 870 एक साल का, ये हो जाएगा आपका 756, और ये हो जाएगा आपका 658। ठीक है, ओपनिंग लिखा हुआ है तो ये वाले वैल्यू नहीं लिखनी है, पहले साल की स्टार्टिंग का लिखना है, दूसरे साल का स्टार्टिंग का लिखना है जो पहले साल का एंड वाला होगा। ठीक है, आपको ज़्यादा कठिन लगे तो पहले एक और टेबल बना लेना ऐसा ही, और इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के यहाँ लिख लेना। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, इनके डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ लिखने हैं, इसके बगल में लिखना है 1, इसके बगल में लिखना है 870, और इनको मल्टीप्लाई कर करके लिख लेना यहाँ वैल्यू सबकी। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू पहले से निकली पड़ी होंगी, लेकिन एक टेबल और एक्स्ट्रा बन जाएगी आपकी। ठीक है, जैसा कॉस्टिंग में किया गया। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आपका काम थोड़ा बढ़ जाएगा। कब क्या प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे, बस 2 मिनट का समय तो बता रहा हूँ। चलो इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। ये हुआ हमारा कितना, 40,000। इसकी वैल्यू बताओ। 21,750। इसकी, हाँ, 11,340, 65,180। और एक और निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग सैलवेज वैल्यू, मतलब पहले साल के एंड में बेचते तो कितने की बिकती। और या फिर ऐसे समझ लो कि जो दूसरे साल की ओपनिंग है वही पहले साल की क्लोजिंग, जो तीसरे साल की ओपनिंग है वही दूसरे साल की क्या है, क्लोजिंग। समझ में आने बात है, ऐसा भी करके चालाकी से थोड़ा काम ले सकते हो। अब दिमाग लगाने वाली बात, अगर मैं मशीन को 1 साल चलाता हूं तो ये पैसा जाएगा, ये पैसा नहीं आएगा, ऐसे बोलो। 1 साल चलेबे तो ये 40,000 ना ही है, तो उसको आउटफ्लो मानो। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, ये आएगा ही, 1 साल बाद चलाएंगे तो ये पैसा आएगा। समझ लो, तो हम यहां निकालेंगे क्या, नेट कैश आउटफ्लो। इसके लिए क्या करना है, ये पैसा जा रहा है आपकी जेब से इसलिए प्लस करोगे। ठीक है, ये पैसा नहीं आ रहा है, और पैसे का ना आना भी पैसे का जाना होता है, कॉस्ट में कहा जाता है कि पैसे का ना आना भी पैसे का। तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि हम चला रहे हैं तो यूज करना पड़ रहा है, तो ये भी मेरा आउटफ्लो हुआ, और ये चलाने की वजह से आखिरी में पैसे मिल जाएंगे तो ये आपका इनफ्लो हुआ। इन दोनों को लपेट के जोड़ना है और तीसरे वाले को करना है माइनस, तो आ जाएगा नेट कैश आउटफ्लो। हाँ, तो गैप अलग अलग होगा क्योंकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग मल्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी, इसकी अलग फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 87 का इस्तेमाल किया है जो 1 साल के एंड का है, और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अभी के मैथड पर मल्टीप्लाई किया गया है, तो दोनों को नेट करके आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अलग अलग ही करना पड़ेगा। चलो प्लस माइनस करके बताओ ना कितना है बेटा। हाँ, 26,950, 25,530, 24,500, 29। तो कुल मिला के नई मशीन लगे हुए तो पहले साल 30,000 खर्चा हुई है, पुरानी मशीन से 26,000 में काम चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको तो 1 साल चलाओ, दूसरे साल भी देखो, कंपेयर इसी से करना है तुम्हें। दूसरे साल भी चलाना ठीक है, 25,000 में काम चल रहा है, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, यानी कुल मिला के पहले इसको 4 साल रगड़ के चलाना चाहिए, उसके बाद इसको निपटाना चाहिए और नई मशीन लगाना चाहिए। ये इस सवाल का अच्छा वाला डिसीजन आएगा। एसएफएम के अंदर इस सवाल का एकदम ब्लंडर आंसर लिखा है, तो इससे तो दूर रहना। ठीक है, नेट नहीं, कुछ और ही कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो यही सवाल कॉस में पड़ा हुआ है, कॉस में इस तरीके से लगाया गया है, तो वो सोल्यूशन ज्यादा सही, तो उसी तरीके से आप करोगे, उसी तरीके से लगाओगे। तो कुल मिला के यहाँ क्या लिखेंगे, डिसीजन हम लोग, यानी कि एडवाइस। मशीन शुड
क्या लिखे? ए बी कंपनी शुड ओवरहॉलिंग the machine and use old machine for next 4 years. Then after purchase, तो इसमें पूरी बात एग्जामिनर को समझ में आ जाएगी कि लड़का करना चाहता है कि भैया अभी पुरानी मशीन को कराओ ओवरहॉल, 4 साल तक उसको रगड़ के चलाओ और उसके बाद नई मशीन खरीद लेना। ठीक है, तो बस ये आएगा फाइनली हम लोग का डिसीजन। चलो यहां तक करो, बाकी कल मिलते हैं और आगे काम करते हैं। शेयर कर देते हैं, कैसी बात करते हैं।